बच्चों, आज की क्लास 10th के सिलेबस एनालिसिस की क्लास है। यानी कि आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि क्लास 10th की केमिस्ट्री में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपने जब अपनी 9th की क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने शुरुआत की होगी इस फर्स्ट वन चैप्टर होगा आपका मैटर अराउंड अस। सेकेंड आपने देखा होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकेंड थर्ड लेसन में आपने देखा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल। और फोर्थ में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा होगा। मीन्स तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके सिंबल, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके एटॉमिक नंबर वगैरह से आप इंट्रोड्यूस हो। ऑलरेडी आप इनसे परिचित हैं, इनको जानते हैं आप। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हर एक एटम का, 118 एलिमेंट्स का लिखने आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। फिर अब जब हम क्लास 10th की शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको 5 लेसन्स देखने हैं। 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सेकेंड आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी इसी में आप पढ़ते हो। धातु एवं अधातुएं, धातुएं एवं अधातुएं। फोर्थ चैप्टर आप पढ़ते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, कार्बन और इसके यौगिक। और फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हम बाइलिंगुअल रहेंगे अपनी क्लासेस में। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों ही लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही मैं लिख सकूं या बोल सकूं। तो कोई एक लैंग्वेज में बोलता हूं, एक लिख देता हूं बोर्ड पे, तो आप इस तरह से मैनेज करेंगे। कुछ वर्ड्स अगर ऐसे आ रहे हैं जो आपके मीडियम के नहीं हैं, या हिंदी में बोल गए हम, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप उसको देख लेंगे अपने लेवल पे, है ना। तो आते हैं, हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने पिछले ईयर 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल, सेकेंड लेसन में आपने इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड लेसन में आपने एटम एंड मॉलिक्यूल में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। मतलब ये है कि मैटर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट जब करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने लिखा कि व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर देन गिव्स, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। अगर इसको ये वर्बल फॉर्म में जब आपने बात की तो ये रिएक्शन है। इसको अगर सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं कि NaCl एंड H2O, प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, तो ये कहलाती केमिकल इक्वेशन बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस वर्बली, जब कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई रिएक्शंस हो रही हैं, उनको जब आप वर्बली बोलते हो तो उसको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो। और उसी को जब आप सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हो तो केमिकल इक्वेशन लिखते हो। फिर जब आप केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन पढ़ लेंगे तो ये जानेंगे कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। यहाँ कुछ लिखा जाता है जो रिएक्शन के दर, रेट को बदलता है, अभिक्रिया की दर को बदलता है, तो वो कैटलिस्ट कहा जाता है। इन सब के बारे में आप बात करेंगे। फिर आप ये पढ़ेंगे केमिकल चेंज जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। मतलब कोई, मान लो हमने दो चीजों को मिलाया, NaCl H2O को मिलाया, तो रिएक्शन हुई कि नहीं हम कैसे पहचानते हैं, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो उस दौरान बेटा कोई गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, टेम्परेचर में कुछ चेंज हो सकता है, कलर में कुछ चेंज हो सकता है, कोई प्रेसिपिटेट बन सकता है, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड बन सकता है, कोई महक आ सकती है, कोई स्मेल, नई स्मेल आ सकती है। ये सारी चीजें, इनमें से कोई एक या एक साथ एक से ज्यादा चीजें होती हैं जिनको हम
रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, लक्षण बोलते हैं अभिक्रिया के। कोई भी रिएक्शन होगी तो इन सारी चीजों में से कुछ ना कुछ होगा। फिर रिएक्शन को आपने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, इक्वेशन को फिर हम बैलेंस करना सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड और भी तमाम तरीकों से। बैलेंसिंग का मतलब क्या, जैसे इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी आपको 2 हाइड्रोजन एटम लेफ्ट और राइट साइड में, मतलब रिएक्टिंग साइड और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर चाहिए होती है, तब हम बोलते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ये चीज हो गया। सेकेंड पार्ट इस लेसन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी कैटेगरी होती है बेटा। जैसे केमिकल रिएक्शंस के क्लासेस होते हैं, अब इसमें कौन कौन से क्लासेस हैं हमें समझना है। जब आप पढ़ेंगे इसको हम और डेप्थ में उतर करके तो देखेंगे कि इसमें जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन होता है, योग अभिक्रिया, मतलब चीजें बस जुड़ती हैं। मान लो A+B मिला तो सिर्फ AB बना बेटा, ऐसे ऐसे ही होता है। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे AB है, A टूट गया A+B में तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विघटन अभिक्रिया इसको बोलते हो। फिर ऐसे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे AB है ये C से रिएक्ट कर रहा है तो AC+B, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, द्विविस्थापन, मतलब AB+CD है तो ये बन रहा है AC+BD, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इन्हीं की कैटेगरी के फॉर्म में आप पढ़ते हो रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिडक्शन ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन एटम का जुड़ना होता है, और वहीं ऑक्सीडेशन में आप क्या पढ़ते हो, ऑक्सीजन एटम का कॉम्बिनेशन या फिर हाइड्रोजन एटम का रिमूवल। तो रेडॉक्स रिएक्शंस आप पढ़ते हो यहाँ पर। फिर इसी में आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगी। फिर आप पढ़ोगे कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस के क्या इफेक्ट्स हैं। जैसे मेटल कोरोड होती है, आयरन रॉड आपने रखा उस पर जंग लग गई, रस्ट लग गया, तो ये ऑक्सीडेशन की ही देन होती है। रेंसिडिटी होती है फूड्स की, जो खाने, जो फूड मटेरियल हैं उनको आप कुछ दिन के लिए छोड़ देते हो तो उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, विषाक्तता आ जाती है, तो ये चीज रेडॉक्स रिएक्शन की ही देन है। तो ये सारी बातें हम इस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, आने वाले वक्त में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है बेटा, सेकेंड लेसन में हम लोगों ने बात की एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कंपाउंड्स जो हैं, बचपन मतलब 6th-7th की क्लासेस में, जो एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट टेस्ट वाले एसिड होते हैं, जो कड़वी चीजें हैं वो बेस हैं, सॉल्ट भी इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है वो सॉल्ट होता है। बट यहाँ पे आप उन चीजों से अलग बातें पढ़ेंगे, केमिकल डिफिनीशन आप पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स 3 टाइप्स के हैं, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। और आप पढ़ोगे कि जो H+ आयन दे रहा है, H+ आयन अपने रिएक्शंस में निकाल रहा है, फॉर एग्जांपल HCl है, H+ निकाला और Cl-, तो ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन या यूं कहो प्रोटॉन निकाल रहा है, तो ये एसिड हो गई। और जो OH- दे रहा है बेटा, फॉर एग्जांपल NaOH, तो ये Na+ OH- रिमूव कर रहा है, तो ये बेस हो गया बेटा। और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। फिर कोई चीज एसिड है या बेस है, तो अब सॉर है तो जीभ पे रख के नहीं टेस्ट करेंगे, पता चला तेजाब है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और आपने पढ़ रखा है कि जो सॉर है टेस्ट में वो एसिड है, तो आप चेक के नहीं बताते हैं बेटा, उसके लिए इंडिकेटर्स यूज करते हो आप। इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं, कुछ कलर्ड बेस होते हैं रंग के आधार पे उनके, और कुछ होते हैं बेटा ओलिफेक्ट्री, जिनकी स्मेल से, जैसे वनीला हुआ, प्याज हुआ, ये महक, इनमें आपने एसिड डाला और बेस डाला तो कभी इनका स्मेल गायब होगा, कभी नहीं गायब होगा। ऐसे ही कलर वाले हैं, नेचुरल में जैसे टर्मरिक है, सोप लगा दिया जाए, सोप बेस होता है तो उसको रेड हो जाता है टर्मरिक, हल्दी पीले से लाल हो जाएगी, येलो से रेड कलर देने लगती है। वहीं एसिड से उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसिड होती है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से बेटा
हम इंडिकेटर्स का यूज करके एसिड और बेस पहचानेंगे। फिर हम एसिड्स की कैटेगरी पढ़ेंगे, कुछ मिनरल एसिड होती हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, जैसे HCl, H2SO4, ये सब मिनरल एसिड्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। कुछ वीक एसिड्स होती हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COH ग्रुप होता है, तो हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे। फिर कौन सी एसिड कितनी स्ट्रांग है या कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है, इसको हम जानने के लिए बेटा पढ़ते हैं pH वैल्यू, और उस pH वैल्यू के बेसिस पे एक स्केल हम बनाते हैं 0 to 14 तक के लिए, जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। इसके बेसिस पे हम अरेंज करेंगे कि कौन कितना एसिडिक है कौन बेसिक। इसको आप 0 to 14 तक ले जाते हो, 0 यहाँ 7 यहाँ 14, जितना राइट साइड में होगा यानी कि pH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो बेसिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसके अंदर क्षारकता ज्यादा होगी, और इधर जितना रहते हो एसिडिटी ज्यादा मिलती है, अम्लता ज्यादा मिलती है बेटा। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट क्या है, मतलब एसिड और बेस के रिएक्शन से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे और सॉल्ट बनाएंगे। फिर सॉल्ट की कैटेगरी पढ़ेंगे, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ सॉल्ट्स के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जैसे कॉमन सॉल्ट, Na2CO3, मतलब सॉल्ट की कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक बेस और एसिड्स भी पढ़ने हैं आपको, इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि एसिड कैसे किसी मेटल से रिएक्ट करती है, एसिड कैसे किसी बेस से रिएक्ट करती है, बेस कैसे रिएक्ट करता है किसी मेटल से। तो ये सारी चीजें हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फिर थर्ड लेसन जो आपका आता है बेटा वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स। आपने पढ़ रखा है कि सेम टाइप के एटम से जो सब्सटेंस बनते हैं, जो मैटर बने होते हैं, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। एक ही तरह के परमाणु से जो बनते हैं उनको तत्व बोलते हो। तो जो तत्व है बेटा वो 3 कैटेगरी के हैं। एक है मेटल जिनको आप धातु बोलते हो, दूसरे हैं नॉन मेटल और तीसरे हैं मेटलॉइड, उपधातु। 118 एलिमेंट्स में से 90 आपकी मेटल्स हैं, 22 आपकी नॉन मेटल्स हैं, 6 आपकी मेटलॉइड हैं, उपधातु हैं। फिर इनकी हम अवस्थाएं देखेंगे, फिजिकल स्टेट्स देखेंगे कि इसमें से कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं, कितने गैसियस स्टेट में हैं। फिर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसकी हार्डनेस कैसी है, उसमें मेलेबिलिटी मतलब तन्यता, सीट में बदलने वाली, डक्टिलिटी, उसको कितना तार खींचा जा सकता है, उसमें कुछ सोनोरिटी है कि नहीं, मतलब चोट पहुंचाने पे, जैसे मार्कर हमने ले रखा है, इसको पीटा तो कोई आपको मेटेलिक साउंड नहीं मिल रहा होगा, है ना। लेकिन अगर हम 2 मेटल्स को, जैसे की आपने लिया, स्टील पे आपने अपना की दिया, मारा, तो आपको एक मेटेलिक साउंड मिलेगा, है ना। तो सोनोरिटी इसको बोलते हो। फिर उसमें लस्चर होता है, मेटेलिक लस्चर, उसमें चमक होती है बेटा, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल की। फिर मेटल नॉन मेटल हैं क्या चीजें, केमिकली आप डिफाइन करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो मेटल हैं, जो लेते हैं एनायन बनाते हैं वो नॉन मेटल्स, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत धारा नहीं जाती इनसे होके। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो इनके बीच का कैरेक्टर रखते हैं। तो यहाँ हम मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपको आने वाले क्लासेस में हेल्प करने वाला है, वो है बेटा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब एक मेटल दूसरी नॉन मेटल से कैसे बॉन्डिंग करती है, बंध बनाती है, या 2 नॉन मेटल्स आपस में कैसे बंध बनाती हैं, या कभी कभी मेटल भी बनाते हैं आपस में बंध। तो वहां आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन की लेन देन से, ट्रांजैक्शन से इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, आयनिक बॉन्ड बनाया, शेयरिंग किया जब इलेक्ट्रॉन की तो वहां पे मतलब साझेदारी की, तो कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं बेटा। तो ये चीज जो है बॉन्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इन बॉन्डिंग में आप फिर आयनिक फार्मूला लिखोगे। आयनिक फार्मूला जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हो ना, ये NaCl है तो Na+Cl- सोडियम क्लोराइड हो गया। तो आयनिक फार्मूले लिखने की एक टॉपिक इसमें आएगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है आपको। मेरा जो 6th लेक्चर है, आप वीडियो देखेंगे चैनल पे जाकर के, तो आपको आयनिक नेम, पूरे के पूरे आयनिक नेम्स आपको ऑलमोस्ट 1200 नेम्स मिल जाते हैं बेटा। तो फिर हम यहाँ पे बॉन्डिंग समझेंगे और फार्मूले डिजाइन करेंगे, आयनिक फार्मूले। कुछ कोवैलेंट फार्मूले भी हम वहाँ पे डिजाइन करने वाले होते हैं। कोवैलेंट को और अच्छे ढंग से हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखते हैं, जो कार्बन एंड कंपाउंड है। मेटल नॉन मेटल में एक और चीज हमें पढ़नी होती है बेटा, मेटलर्जी।
कि जैसे जो भी हमें मेटल्स मिलते हैं, गोल्ड हो चाहे फिर गोल्ड वगैरह तो प्योर स्टेट में ही होते हैं, बट जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब अर्थ सरफेस में बेटा अपने मिनरल और ओर्स के फॉर्म में होते हैं। तो ओर्स क्या होते हैं आगे आप पढ़ोगे, अयस्क बोलते हैं हिंदी में। इनसे हम मेटल्स कैसे निकालते हैं, जिन प्रोसेसेस के जरिए निकालते हैं, उस प्रोसेसेस के कलेक्शन को, ग्रुप को हम नाम देते हैं मेटलर्जी का, धातुकर्म का नाम देते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटल से हम मेटल के ओर से प्योर मेटल तक कैसे पहुंचते हैं, ये चीज हम लोग मेटलर्जी में डिस्कस करते हैं। तो ये इतनी, और फिर कुछ यूजेस पढ़ेंगे मेटल्स के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फिर आप 11th के लास्ट में इसको पाते हो और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आपको मिलेगी इस चैप्टर पे बेसिस। कार्बन के स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को पढ़ते हैं, है ना। तो कार्बन क्या है, 6th एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एक नॉन मेटल है। और ये कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग करके लंबी से लंबी चेन बनाते हैं, कैटनेट करते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। इस वजह से कार्बन के जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, यौगिकों की जो संख्या वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हम एक अलग ब्रांच ही देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसी के दौरान आप बेटा पढ़ोगे एलोट्रोप्स, अपर रूप, मतलब कार्बन के ऐसे अलग अलग फॉर्म्स पढ़ोगे जो देखने में उनका मतलब डेंसिटी, उनका कलर, उनका फिजिकल स्टेट तो अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे डायमंड बहुत चमकीला है, ग्रेफाइट नहीं है। इसी में एक बकमिस्टर फुल्लिन आता है। तो ये सब एलोट्रोप्स की हम जानकारी लेंगे इसके। फिर इसकी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके 2-4, और बात करेंगे कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जिनकी साझेदारी ये करता है, शेयरिंग करता है। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी की हम बात करेंगे। और फिर वहां से बेटा हम लोग जब इसकी टेट्रा वैलेंसी को समझ लेंगे तो फिर ये देखेंगे कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन आपस में दूसरे एलिमेंट से, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग IUPAC नेमिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, या यूं कहो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड नेमिंग कैसे करते हैं IUPAC के जरिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके रूल्स के मुताबिक, है ना। उसके लिए भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बन इट्स कंपाउंड की नेमिंग, तो वहां से आप इस चीज को देख सकते हो। और अगर आप कहीं शुरुआती लेसन्स में हैं तो आप हमारे साथ बढ़ते चलिए, जब वक्त आएगा तो उसमें देखा जाएगा हम लोग। फिर इसके बाद बात आती है, हाँ, कुछ चीजें इसमें जो ग्रुप्स हैं जैसे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके कुछ कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं अलग से बेटा, है ना। तो उसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर बात आती है 5th लेसन की, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या इसमें आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। आप बच्चों के बीच में बहुत फेमस चीज है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं बेटा, जिससे ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक जगह रखते चले जाते हैं। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। शुरुआत में कम रहे होंगे, 1830 के आसपास केवल 30 के इर्द गिर्द थे, 1800 के आसपास 30 एलिमेंट्स थे, 1865 तक ऑलमोस्ट 65 एलिमेंट्स ही आ पाए थे। बट आज के दौर में 118 एलिमेंट्स हैं और सबकी ऑलमोस्ट 20 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 20 गुणों का अध्ययन करना है कि कौन कितना क्षारी है, कौन अम्लीय है, कौन विद्युत धनी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, मतलब त्रिज्या क्या है, डेंसिटी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो ये सारी बातें अगर हम पढ़ने चले जाएं एक एक एलिमेंट का, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2200 के इर्द गिर्द 2200 क्या 2200 के इर्द गिर्द आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, जिनको एक साथ पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है बेटा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, अब बुक में होगी आपके, या आप खरीद के भी लाए रहते हो, लगाते हो, पढ़ते हो एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो आप देखोगे 18 ग्रुप्स में आप बांटे हुए हो पूरे पीरियोडिक टेबल को, या 4 ब्लॉक्स हैं, इधर S ब्लॉक है, बीच में D ब्लॉक है 10 कॉलम में, इधर 6 कॉलम में P ब्लॉक है ना। तो यहाँ आप P ब्लॉक देखते हो, इधर आप F ब्लॉक देखते हो, नीचे 2 सीरीज हैं,
लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है ना, तो उसमें आप जब क्लासिफाई कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है स्टडी करना कि अब आपको बस इस ग्रुप के बारे में पढ़ना है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 7 एलिमेंट्स उनके बारे में आप जान गए, तो इससे स्टडी इजी हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था? डोबेराइनर ट्राइड होता है, डोबेराइनर का त्रिक समूह, न्यूलैंड ऑक्टेव नियम, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, फिर मोजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं, और फिर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा जाना चाहिए, किस पीरियड में, किस ग्रुप में, ये चीज हम पढ़ते हैं, है ना। खैर आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा कि पीरियोडिक टेबल इजीली याद कैसे कर लेते हैं, है ना। एक म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल है गाने वगैरह के जरिए, ट्रिक है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, ट्रिक के जरिए वही पढ़ना, है ना बच्चों को, तो वो चीज भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि इस चैप्टर से पहुंचने से पहले ही आप पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी एक बार देख लें। और इस तरह से जब आप इसको क्लासिफाई कर लेंगे तो आप एक तरह से कंप्लीट कर ले जाते हो अपने कोर्स को। तो फिलहाल अभी जो अवेलेबल वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, वो आयनिक नेमिंग की जो आपके 3rd लेसन में है, और IUPAC नेमिंग की जो 4th लेसन में है, इसको आप देख लें वीडियो, और इन टॉपिक्स को तैयार करने जो अभी आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में फिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आने, आपके जो होम एग्जाम होंगे या टर्म एग्जाम्स होंगे वो उसमें आने ही आने हैं, और ये आपके लिए बेस है आगे की तैयारी जो भी आप करते हो फाउंडेशन के लिए या नीट JEE वगैरह के लिए, उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग 1st लेसन से शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू बेटा।